मास आपको कितना दे रखा है m, r कितना दे रखा है रेडियस, और मान लो कि ये इस प्लेनेट का सेंटर है, और सपोज करो कि आपके पास एक सैटेलाइट है यहां पे, सपोज करो कि यहां पे एक सैटेलाइट है, मान लो ये प्लेनेट का रेडियस है, और मान लो कि आपकी सैटेलाइट कितनी हाइट पे, मान लो कि आपकी सैटेलाइट h हाइट पे, और मान लो कि ये सैटेलाइट घूम रही है वेलोसिटी v0 से। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस v0 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये जो प्लेनेट है जिसका मास है m, ये इस सैटेलाइट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, सोचो। तो दो मास के बीच में कितना फोर्स होता है, g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो g इंटू पहला मास कितना है m1, दूसरा मास कितना है m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करो। g पहला मास कितना है, देखो मान लो एक मास प्लैनेट का है, वो मास ले लो बड़ा है, दूसरा मास आपका सैटेलाइट का है, मान लो वो छोटा है, अपॉन r। r का मतलब होता है कि यहां से लेके यहां की दूरी कितनी है, मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। तो प्लेनेट का सेंटर तो यह है, और ये सैटेलाइट तो छोटी सी है, तो उसका सेंटर वहां होगा। तो ये दूरी कितनी है, r प्लस एच। तो नीचे क्या आ जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये आपका फोर्स है बिटवीन प्लेनेट एंड सैटेलाइट। किसी को इस फोर्स को लिखने में कोई डाउट है तो पूछो। तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी की जगह जी पुट किया, एक मास प्लेनेट का है, दूसरा मास सैटेलाइट का है, और इस आर का मतलब होता है कि दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। तो दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, आर प्लस एच। तो नीचे आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो अब एक बात ध्यान से सुनना, ये सैटेलाइट क्या कर रही है, इस प्लैनेट के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, और कोई भी चीज गोल गोल तभी घूमती है जब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो एक बात तो पक्की है कि इस पे सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको किसके बराबर रख दो। अभी मैंने तुम्हें बोला जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दो। तो इसका मास है m, तो m की जगह m, याद है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, mv स्क्वायर बाय r। मान लो इसकी वेलोसिटी है v0, तो वेलोसिटी की जगह v0 लिख दो, क्योंकि वेलोसिटी अपने को निकालनी है, अपॉन इस r का मतलब है सेम, सेंटर से लेके ये सैटेलाइट कितनी दूर है। तो नीचे क्या आएगा, r प्लस एच। तो m से m कैंसिल करो, r प्लस एच से r प्लस एच गया, तो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आया, रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस एच। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का, लिखो अपनी कॉपी में। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस एच। g मतलब होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब होता है मास ऑफ प्लैनेट, r मतलब कि इस प्लैनेट का रेडियस कितना है, h मतलब आपकी सैटेलाइट प्लैनेट के सरफेस से कितनी हाइट पे है। h का मतलब होता है कि आपकी जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के सरफेस से कितनी हाइट पे है। लिख लो अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले को, लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो। पर बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट यह है कि कोई भी चीज गोल गोल तभी घूमती है जब उस चीज पे क्या होता है, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दो। मैं एक बार इस पूरे डेरिवेशन को वापस कर रहा हूं, तुम लोग वापस समझना। एक बार लिख लो, मैं इस पूरे को वापस कर रहा हूं तो तुम वापस समझना। सर आप पूछो। सर डेरिवेशन का टॉपिक क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज की अपनी पूरी क्लास सैटेलाइट के बारे में ही है कि सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, और कितने तरीके की सैटेलाइट होती है ना। तो 5-6 टॉपिक है, पर सब आसान आसान है। एक बार लिख लो, 2 लाइन का डेरिवेशन है यार, आपको फोर्स लिखना है और सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करना है, पर एम से एम गया, आपका आंसर आ गया। जिसने अभी ज्वाइन किया वो 2 मिनट रुकना, मैं वापस करा रहा हूँ इसको, है ना। ओके, तो एक बार वापस इस डेरिवेशन को ध्यान से देखना, सब वापस ध्यान से देखना। तो डेरिवेशन है आज किसका, आज डेरिवेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो अब वापस डिराइव कैसे करते हैं, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो आपके पास एक प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये प्लेनेट का सेंटर है, ये रेडियस है r, और प्लेनेट के सरफेस से h हाइट पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m, और वो वेलोसिटी v0 से घूम रही है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ये v0 कैसे निकालेंगे। तो देखो, कोई भी चीज गोल गोल तभी घूमती है
जब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो पहले आप चेक करो कि ये प्लेनेट इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स क्या होता है, G m1m2 बाय आर स्क्वायर। तो G की जगह G, एक मास प्लेनेट का, दूसरा मास सैटेलाइट का, और R कितना आ जाएगा, R प्लस एच। क्यों? क्योंकि इस R का मतलब होता है, छोटे r का मतलब है कि सेंटर से सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, तो वो कितनी हो जाएगी, R प्लस एच का होल स्क्वायर। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको किसके बराबर रख दो, याद रखना, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दो। तो इस मास पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, mv0 स्क्वायर अपॉन r प्लस एच, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। तो आपका एक m से एक m गया, r प्लस एच से r प्लस एच गया, तो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया, √gm अपॉन r प्लस एच। तो अब तुम सब ध्यान से एक चीज को देखो, आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ प्लैनेट के। तो जितना ज्यादा प्लैनेट का मास होगा आपकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और एक और चीज ध्यान से देखो, आपकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट है। तो जितना आपका सैटेलाइट सरफेस से ऊपर होगा उतनी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये सब कंसेप्ट एक एक मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है। एक तो प्लेनेट के मास पर डिपेंड करती है, प्लेनेट के रेडियस पर डिपेंड करती है, और तीसरा हाइट पे। हाइट मतलब आपकी सैटेलाइट सरफेस से कितनी हाइट पे है ना। एक बार लिख लो इसको, फिर इस फॉर्मूले का एक और तरीका लिखने का, फिर दो न्यूमेरिकल अपन करेंगे, एक मैं कराऊंगा एक तुम करना। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm अपॉन r प्लस एच। g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ प्लैनेट, r मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट, h का मतलब होता है कि आपकी सैटेलाइट सरफेस से कितनी हाइट पे है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है, जिसने अभी ज्वाइन किया है वो सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना। तो आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, सब ध्यान से देखो, √gm अपॉन r प्लस एच। और अगर तुम भूल गए हो तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें सिखाया था, g होता है gm बाय आर स्क्वायर। तो gm को अपन क्या लिख सकते हैं, g इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे gm की जगह पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, √gr² अपॉन r प्लस एच। लिख लो अपनी कॉपी में, ऑर्बिटल वेलोसिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, √gr² अपॉन r प्लस एच। यहाँ पे इस छोटे g का मतलब है कि सरफेस पे कितनी वैल्यू है, r का मतलब है रेडियस कितना है, h का मतलब है कि आपकी सैटेलाइट कितनी हाइट पे है, इस g का मतलब होता है कि सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू है, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू है। तो एक क्वेश्चन मैं इसका सॉल्व कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सब ध्यान से देखना। लिखो, अ सैटेलाइट is orbiting at height equal to radius of planet. A satellite is orbiting at height equal to radius of planet. तो एक सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है और उसकी जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट। फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपको बताना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो, आप यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, v0 इक्वल टू √gr² अपॉन r प्लस एच। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो मतलब h की जगह आपको क्या पुट करना है, r। तो gr² और नीचे r प्लस r क्या हो जाएगा, 2r। तो r से r गया, तो आपका आंसर कितना आया, √gr अपॉन 2। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आप चाहो तो ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो नीचे वाला भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली क्या है, तुम्हें कहीं पे भी किसी बुक में आंसर मिलेंगे ना, वो नीचे वाले फॉर्मूले के साथ ही मिलते हैं। तो लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सर वो एक बार पुरानी वाली स्लाइड देख लीजिए। एक सेकंड, ये लिखने दे, फिर मैं पुरानी दिखा देता हूँ एक बार ना। किसी को लिखना हो तो लिख लो, फिर मैं एक बार पुरानी वापस दिखा रहा हूँ। सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दो ना यही क्वेश्चन प्लीज। हाँ, इसमें क्या डाउट है ये पूछ मुझे। सेकंड स्टेप में मतलब r प्लस h जो है उसको h को अपन r भी लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं, देख क्वेश्चन पर दक्ष, अ सैटेलाइट, देख क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
a satellite is orbiting at height ओके ओके equal ओके, to हाँ हाँ radius हाँ, of आ planet, गया। है ना। वो इसलिए यहाँ पे ना एक फॉर्मूला डिराइव करना पता है, ग्रेविटेशन में आसान है। ग्रेविटेशन में सारे डेरिवेशन एक एक लाइन के हैं, लेकिन क्या होता है कि इनके क्वेश्चन बड़े अजीब आते हैं। तो तुम्हें ना ये सब स्टेटमेंट याद रखना कि स्टेटमेंट पढ़ते कैसे। देखो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है, ये लिख लिया। एक बार मैं लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, आई थिंक किसी का मिसिंग है। ठीक है, ये देख लो, ये लास्ट स्लाइड देख लो। क्या पूछना है बेटा, पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो। मैंने फोर्स लिखा और फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया, बस कुछ नहीं किया है। बस यही याद रखना कि यहाँ पे जो छोटा आर होता है ना, इसका मतलब होता है कि दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। लिख लो इसको। ठीक है सर। हो गया। हो तो गया। एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग एट height equal to 3r from surface। तो सरफेस से कितनी हाइट पे? 3r। फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपको बताना है कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, मतलब वो सरफेस से कितना ऊपर है? सरफेस से 3r ऊपर है, h इक्वल टू 3r। तो बताओ इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, सोचो क्या आएगा। फॉर्मूला होता है √gr² अपॉन r प्लस h। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचो। √g, √GR/2। करेक्ट। r प्लस h कितना है? 3r। तो नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा gr²/4r। एक r से एक r चला जाएगा, 4 को बाहर निकाल दो तो √gr/2। बस आया तुम्हें समझ में? तो बस मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला तुम्हें याद कर लो, लेकिन अपने को पता है एग्जाम में पता होना चाहिए कि यार h की जगह आएगा क्या। पता पड़ा यही नहीं पता क्या आएगा तो क्या करोगे फिर, है ना। तो ये तुम याद रखना। इसमें कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, नहीं तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना अपन टोटल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। और बस आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एनर्जी और सैटेलाइट। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है ना। तो एक चीज ध्यान से सुनना, याद है अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन कैसे किया था? जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, मतलब GMM अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, उसको किसके बराबर करते थे अपन? सेंट्रीपिटल फोर्स के, मतलब mv² अपॉन r प्लस h। और अपन क्या करते थे? r प्लस h से r प्लस h काट देते थे। तो एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे mv0² किसके बराबर बच गया था? GMM अपॉन r प्लस h। मैं छोटे m को कैंसिल नहीं कर रहा हूं, उसका एक रीजन है। क्या रीजन है अब तुम्हें समझ में आएगा। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। मतलब आपकी जो सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब तुम ध्यान से देखना कि टोटल एनर्जी अपन कैसे डिराइव करते हैं। देखो ये अपना एक प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये रेडियस हो गया r। और मान लो कि इस प्लेनेट के सरफेस से h हाइट पे, कितनी हाइट पे? मान लो कि सैटेलाइट है जिसका मास है m और जिसकी वेलोसिटी है v0। तो आप मुझे बताओ कि इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सब मुझे बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m v0²। यही होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m v0²। पर आप बताओ, अभी मैंने तुम्हें mv0² की वैल्यू निकालना सिखाई थी, चेक करो mv0² कितना था? GMM अपॉन r प्लस h था कि नहीं था? अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी डिराइव कैसे करते हैं। जो फोर्स सेंटर की तरफ है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दो। एक r प्लस h से r प्लस h गया तो mv0² किसके बराबर बचा? GMM अपॉन r प्लस h। तो यहां पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? GMM अपॉन r प्लस h। लिख लो अपनी कॉपी में, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? GMM अपॉन r प्लस h और डिवाइडेड बाय 2। और अगर तुम भूल गए हो तो याद है मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया था, -G m1 m2 अपॉन r। -G इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस कितनी है। अब वैल्यू पुट करो। -G, देखो एक मास तो बड़ा m है, एक मास छोटा m है। और ध्यान से देखो, इस r का मतलब होता है कि दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। तो कितनी दूरी है ध्यान से देखो, r प्लस h।
तो ये तो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, ध्यान से देखो, इन दोनों में आपका GMM अपॉन R प्लस एच कॉमन है, और काइनेटिक एनर्जी में क्या बच गया? हाफ। पोटेंशियल में क्या बच गया? -1। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा -GMM अपॉन 2R प्लस एच। लिख लो, क्योंकि हाफ -1 क्या होता है? -हाफ। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो अब आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv0 स्क्वायर, और mv0 स्क्वायर की जगह पुट किया मैंने GMM अपॉन R प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -Gm1m2/r, तो -G की जगह G, M1 की जगह बड़ा M, M2 की जगह छोटा M, R की जगह R प्लस एच। ठीक है, इस R का मतलब क्या होता है? सेंटर से सेंटर के बीच की क्या दूरी है, और टोटल क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर मैं तुम्हें याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो। यहां पे आपका एनर्जी का डेरिवेशन खत्म होता है, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल करके और फिर टाइप ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे। बस लिख लो इसको अपनी कॉपी में, आराम से लिख लो। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv0 स्क्वायर, और mv0 स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट किया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? R प्लस एच। और टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को ऐड करो तो आपका टोटल एनर्जी कितना आया? -GMM अपॉन 2R प्लस एच। तो अगर तुम इन सारे फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे ना, तो एक चीज समझना, टोटल एनर्जी जो होता है ना, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तुम ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -GMM अपॉन R प्लस एच, और टोटल कितनी है? -GMM अपॉन 2R प्लस एच। मतलब पोटेंशियल को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल मिल जाएगी, है ना? और ध्यान से देखना, तो काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है। चेक करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? GMM अपॉन 2R प्लस एच, और टोटल का देखो -GMM अपॉन 2R प्लस एच। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई एक भी दे रखी हो ना, तो बाकी दोनों तुम निकाल सकते हो, है ना? अब वो मैं तुम्हें निकालना सिखाता हूं। तो एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक तुम करना, लेकिन पहले इन सबको लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और काइनेटिक एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, सर पोटेंशियल एनर्जी समझ में नहीं आया। वापस समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देख, किन्हीं भी दो मास के बीच में, जैसे मान ले तेरे पास एक मास m1 है, एक मास m2 है, और मान ले इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -G इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन इनके सेंटर के बीच में क्या दूरी है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो देख, अब तेरे पास एक प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, और यहाँ पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m, और मान ले सैटेलाइट सरफेस से h हाइट पे है, और मान ले, अरे यार डायग्राम गंदा बन गया, रुक एक सेकंड, 1 सेकंड ना। तो मान ले कि तेरे पास ये एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, और मान ले कि ये प्लेनेट का सेंटर है, ये रेडियस है r, और मान ले सरफेस से h हाइट पे तेरे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m, और प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख, -G m1 m2 बाय r। तो -G देख, m1 मतलब पहला मास, वो किसका है? प्लेनेट का, कितना है? बड़ा m। m2 मतलब दूसरा मास, किसका है? सैटेलाइट का, कितना है? छोटा m। अपॉन इस r का मतलब क्या है? कि दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। तो सेंटर के बीच में कितनी दूरी है? r प्लस एच। तो ये आ गया तेरा u। ओके सर। क्लियर हुआ? तो अब तुम यस ध्यान से सुनो, सर।
अब तुम ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें अभी कहा था कि टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल बाय 2, काइनेटिक क्या होता है, नेगेटिव टोटल एनर्जी। तो अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, मान लो कोई सैटेलाइट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है -1000 जूल, तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और टोटल एनर्जी क्या होगी। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज -1000 जूल। तो तुम ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -1000 जूल। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ काइनेटिक कितनी होगी और टोटल कितनी होगी। तो देखो टोटल तो बहुत आसान है, टोटल होती है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तो -1000 बाय 2 कितना हो जाएगा, -500 जूल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस पहले से है और टोटल -500 है, तो काइनेटिक कितनी आ गई, 500 जूल। तो इनमें से कोई तुम्हारे पास एक भी हो तो बाकी दो तुम निकाल सकते हो। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम पूछो, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर एक बार आप प्लीज 9th स्लाइड ओपन कर सकते हो क्या? 9th एक बार ये लिखने दे, फिर मैं ओपन करता हूं। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, पर ये फॉर्मूला तुम याद रखना, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल बाय 2, और काइनेटिक क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो तुम्हें कोई एक भी दे रखी हो ना, तो बाकी दो तुम आराम से निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने पोटेंशियल -1000 दे रखी है, तो पोटेंशियल -1000 है, और टोटल क्या होती है, पोटेंशियल बाय 2, तो टोटल आ गई -500, और काइनेटिक क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल, तो माइनस माइनस गया तो आपका कितना बच गया, 500। ठीक है, एक बार मैं 9th वापस दिखा रहा हूँ। इसमें तो कुछ नहीं है यार दक्ष, ये तो खाली पोटेंशियल का फॉर्मूला है, -G m1 m2/r। सर इसमें यू किसके लिए आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ठीक है, नहीं मेरे को लगा आपने कुछ क्वेश्चन या कुछ बताया इसलिए। नहीं 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 नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, मान लो कोई सैटेलाइट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है 200 जूल, तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो क्या आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज 200 जूल, फाइंड टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगा सोचो इसका आंसर। सर टोटल एनर्जी तो -200 जूल आएगी। हाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो नेगेटिव को उधर ले जाओ, तो टोटल एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगी -200 जूल। और याद है टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल 400 एनर्जी जूल डिवाइडेड बाय 2, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस। कितनी हो जाएगी, 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, -400 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं सैटेलाइट की एनर्जीज। और अब मैं तुम्हें ट्रिक देखो, ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना सबसे आसान है, -G इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन R प्लस H। तो अगर कोई क्वेश्चन में मान लो तुम्हें H दे दे, तो तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो, और पोटेंशियल है तो काइनेटिक और टोटल तुम आराम से निकाल लोगे, है ना। तो इसके साथ तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी खत्म होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी खत्म होता है। बस लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, उस पर आने से पहले अब तक कोई डाउट है तो तुम पूछ लो, क्योंकि वो 2-3 मिनट का है ना। अब तक कोई डाउट है तो पूछो आप। सर वो सेकंड और थर्ड स्लाइड एक बार बता देना। सेकंड स्लाइड, शुरू में नहीं सेकंड, आया था। अरे वो आपने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है क्या, क्योंकि वो मैंने हाँ वापस सर। रिपीट किया था, अच्छा, तो है ना। सर एक शुरू काम किससे करना, किया था? मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड कर ली है वैसे भी, तो वैसे भी रिकॉर्डिंग में भेज हाँ, दूंगा तो तब देख लियो, है ना, मैं रिकॉर्डिंग भेज ठीक है दूंगा सर। वैसे भी तुम्हें। अच्छा लिखो अपनी कॉपी में, ये टाइप ऑफ सैटेलाइट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये वो वाला नहीं है जो तुम सोशल साइंस में पढ़ते हो, आर्टिफिशियल या मैन मेड। ये टाइप ऑफ सैटेलाइट दोनों आर्टिफिशियल ही है। तो दो तरीके की सैटेलाइट होती है, एक होती है पोलार सैटेलाइट, एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो तुम लोगों ने कभी यार न्यूज में देखा हो GSLV, PSLV। तो GSLV का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
और PSLV का मतलब होता है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अगर कोई तुम्हें सैटेलाइट पोलार बनानी है तो उसके लिए PSLV यूज करते हैं, कोई जियो स्टेशनरी बनानी है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, GSLV, पोलार के लिए PSLV। तो पोलार सैटेलाइट है क्या, जैसे अपना अर्थ है, तो अगर कोई सैटेलाइट इस तरीके से घूम रही है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास, तो वो होती है पोलार सैटेलाइट। और अगर कोई सैटेलाइट मान लो आपके इक्वेटर के अराउंड घूम रही है तो वो होती है जियो स्टेशनरी। ठीक है, एक और चीज याद रखना, तो जो आपकी पोलार सैटेलाइट होती है ना, उसकी हाइट 100 किलोमीटर के आसपास होती है, मतलब वो ज्यादा ऊपर नहीं होती है, आपको अपनी आंखों से दिखेगी। जो पोलार सैटेलाइट है ना वो अपनी आंखों से दिख जाएगी। जैसे तुमने अगर वो पोखरान मूवी देखी हो तो उसमें वो एक सैटेलाइट घूमती रहती है ना, बार बार आती है वो हाँ सर। पोखरान के ऊपर, लैक्रोस लैक्रोस, Okay. दैट वाज पोलार सैटेलाइट। तो पोलार सैटेलाइट की हाइट बहुत कम होती है, 100 किलोमीटर के आसपास, लेकिन जियो स्टेशनरी की हाइट बहुत ज्यादा होती है। इसकी हाइट होती है करीबन करीबन 30,000 किलोमीटर के आसपास, 30,000 किलोमीटर। मतलब ये आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेगी, क्योंकि सैटेलाइट वैसे ही इतनी छोटी होती है, और आप सोचो आपसे 30,000 किलोमीटर दूर है, तो मतलब बहुत दूर है ना। तो इसकी हाइट 30,000 किलोमीटर के आसपास, इसकी हाइट 100 किलोमीटर के आसपास। और पोलार सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 80 मिनट के आसपास होता है। मतलब टाइम पीरियड का मतलब है कि ये एक चक्कर 80 मिनट में लगा लेती है। और ये एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है, इसको एक चक्कर लगाने में पूरे 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स। मतलब जैसे इंडिया है तो अर्थ अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, और अपनी एक्सिस पे एक पूरा चक्कर काटने में अपने को 24 घंटे लगते हैं। तो जियो स्टेशनरी को भी कितने लगते हैं, 24 घंटे। तो हर कंट्री की अपनी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, और ये सैटेलाइट हमेशा अपने साथ साथ ही चलेगी, क्योंकि अपने को भी घूमने में 24 घंटे लग रहे हैं, इसको भी घूमने में 24 घंटे लग रहे हैं। तो इसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, इसका टाइम पीरियड 80 मिनट। ये कितनी हाइट पे होता है, 100 किलोमीटर। ये कितनी हाइट पे, 30,000 किलोमीटर। ये कहां घूमता है, पोल्स के अराउंड। और ये जियो स्टेशनरी कहां घूमती है, इक्वेटर के अराउंड घूमती है। ये तीन सबसे मेजर डिफरेंस है इन दोनों सैटेलाइट के बीच में, पोल्स के अराउंड, इक्वेटर के अराउंड। इसकी हाइट 100 किलोमीटर, इसकी हाइट 30,000 किलोमीटर, इसका टाइम पीरियड 80 मिनट, इसका टाइम पीरियड 24 घंटे। और सबसे इंपॉर्टेंट, पोलार का यूज कहां पे होता है, पोलार का मैक्सिमम यूज होता है मिलिट्री पर्पस में होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है पोलार का यूज। और जियो स्टेशनरी का मैक्सिमम यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि अपनी जैसे अपनी इंडिया की जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो इंडिया की जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो हमेशा अपने ऊपर ही रहेगी, क्योंकि अपन भी 24 घंटे में घूमेंगे, वो भी 24 घंटे में घूमेगी, तो हमेशा अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपने ऊपर ही रहती है। तो आप कम्युनिकेशन उससे आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया है और यहाँ पे अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये हमेशा अपने साथ है, तो आप ऐसे सिग्नल भेजो टकरा के वापस अर्थ इंडिया तक आ जाएगा। तो अपनी जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या किसी भी कंट्री की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा उस प्लेनेट के आसपास साथ साथ ही, हमेशा उस कंट्री के साथ साथ ही घूमती है। लेकिन पोलार तो क्या है, एक दिन में करीबन 10 से 12 चक्कर लगाती है, लेकिन जियो स्टेशनरी एक दिन में एक चक्कर लगाती है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है जो तुम्हें याद रखना है। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो इसके साथ अपना सैटेलाइट्स का पूरा टॉपिक खत्म होता है। ऑर्बिटल, काइनेटिक, टोटल, पोटेंशियल, क्या रिलेशन है, टाइप ऑफ सैटेलाइट कौन सी होती है, और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब कोई डाउट है तो आप पूछो। कोई डाउट है, वंश, दक्ष, कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछ दक्ष, क्या हो गया। वो आपने जो 2 स्लाइड पहले बताया था ना कि अगर एच दे रखा हो तो अपन निकाल सकते हैं हाँ पीटी हाँ वाला, एक हाँ, क्वेश्चन और करके बता दो ना। ले ले अभी कर लेते हैं। अच्छा होता याद ला दिया यार। देखिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसने अच्छा ये लिख लो। अरे ये डिफरेंस तो वैसे ही मैं तुम्हें भेज दूंगा यार, तो भी लिख लो, वैसे तुम्हें याद हो ही गया होगा। पोलार, पोल्स, जियो स्टेशनरी, इक्वेटर। पोल्स वाली पास में होती है, ये दूर होती है। और ये मिलिट्री में काम आती है, वो पोखरान मूवी से याद रख लेना। और ये कम्युनिकेशन में काम आती है, ठीक है, बस सिंपल है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अब तुम्हें, इसने जो पूछा उसका। तो क्वेश्चन है ये, अ सैटेलाइट is orbiting at a satellite is orbiting at height equal to 3r from surface। तो एक सैटेलाइट है वो h इक्वल टू 3r पे ऑर्बिट कर रही है, मतलब सरफेस से कितनी हाइट पे, 3r। तो क्वेश्चन है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पोटेंशियल निकाल लो, क्योंकि वो निकालना सबसे आसान है। -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास, और सेंटर की जो डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एच।
तो ये कितना आ जाएगा माइनस GMM, और H कितना है 3R, तो R प्लस 3R कितना हो जाएगा 4R। ये आ गया पोटेंशियल। तो बस अब तो आसान है, टोटल क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस GMM, 4 पहले से था नीचे आ जाएगा 8R, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो माइनस माइनस गया तो काइनेटिक कितनी आ जाएगी GMM अपॉन 8R। ये आ गया। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास अपनी है एस्केप वेलोसिटी के बारे में, तो एस्केप वेलोसिटी और नेक्स्ट क्लास में अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका जो ये चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा, है ना, फिर अपन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अच्छा, एक तो है ना, मैं तुम्हारे ग्रुप में जैसे मैंने एक सेंटर ऑफ मास का वीडियो डाला था, एक वो पूरा देखना सेंटर ऑफ मास वाला। कल जैसे मैंने टॉर्क वाला डाला, तो आप टॉर्क वाला भी समझना। मैं वो टॉपिक तुम्हें करा दूंगा, है ना, लेकिन मैं साथ साथ वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि रोटेशन के कुछ टॉपिक्स मैं तुम्हें अपने पेपर में दूंगा, मैं तुम्हें करा दूंगा अलग से, लेकिन एक बार तो भी वो वीडियोस देखते रहना। और ग्रेविटेशन का तो मैक्सिमम वेटेज है ना, तो ग्रेविटेशन को इग्नोर मत करना, है ना। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो, वरना आप लीव कर सकते हो, है ना। सर हाँ पूछो। सर वो लगभग कितने चैप्टर आएंगे 26 वाले पेपर से? मान लेना ग्रेविटेशन आएगा, रोटेशन आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड आएगा, और थर्मल प्रॉपर्टीज भी आ जाएगा। मतलब 4 से 5 चैप्टर। अरे तू तो इस सुबह ये आया करो इस क्लास में जितना हो जाएगा मेरा 22-23 तक उतना दे दूंगा बस। सिंपल सा है ना, कोई इतना हाई फाई नहीं दूंगा, सिंपल सा पेपर आएगा, टेंशन मत लो। तुम सबने पेपर वैसे भी अच्छा किया, सबने नकल तो करी है दिख रहा है मुझे, लेकिन क्या करो, थोड़ा पढ़ लो यार, इंटरेस्टिंग टॉपिक से, फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इसमें कहाँ नकल करते हो यार। और अब के पेपर में मैं तुम्हें केस स्टडी दूंगा, तो केस स्टडी में तुम नकल नहीं कर सकते क्योंकि मैं 90 केस स्टडी बना रहा हूँ, तो हर के पास अलग अलग केस स्टडी होगी, तो 20 नंबर के तो तुम नकल नहीं कर सकते, तो पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा। ओके बाय बाय, टाटा।